नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच में शीत युद्ध ना होता, कोल्ड वॉर नहीं होती, तो क्या आज बीजेपी की महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार होती? ये जो शिंदे विंदे हैं या अजीत वजीत, इनकी जरूरत ना पड़ती बीजेपी को। क्या ये जो नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी में जो दूरियां, या यूं कहूं ये जो झगड़ा है टू टॉप लीडर्स बीजेपी के, क्या इसका फायदा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को मिल रहा है, शरद पवार को मिल रहा है, उद्धव ठाकरे को मिल रहा है, कांग्रेस यानी राहुल गांधी को मिल रहा है? अब दोस्तों, नितिन गडकरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गडकरी का जो इलाका है विदर्भ, महाराष्ट्र का जो इलाका है विदर्भ, उसी विदर्भ में मोदी जी की सबसे बड़ी बाजी, सबसे मुश्किल बाजी वहीं पर फंसी हुई है। आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो जीत का रास्ता है वो नागपुर से मुंबई जाता है, और ये इत्तेफाक आप कह सकते हैं कि वहीं पर गेम फंसा हुआ है मोदी जी का। विदर्भ में 62 सीटें, 62 सीट्स हैं, और इसमें तकरीबन सीटों में सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। राहुल गांधी वर्सेस आप मोदी कह लीजिए, या महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति कह लीजिए, जो भी कहिए, लेकिन डायरेक्ट फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसने ये इलाका जीत लिया, अगर कांग्रेस ने जीता तो महाराष्ट्र फिर 23 तारीख को कांग्रेस का है, और अगर बीजेपी जीत गई तो 23 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी तो फिर महाराष्ट्र बीजेपी का ही होगा। अब दोस्तों, 2014 में मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो दो स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों बड़े स्टेट्स हैं। और 2014 जीतने के बाद मोदी जी ने महाराष्ट्र में कमाल कर दिया, जब महाराष्ट्र में सरकार उन्होंने बना ली 2014 में। और तब 2014 में जब उनके संबंध नितिन गडकरी से ठीक ही ठाक थे, इतनी दूरियां नहीं थी, कई मंत्रालय मोदी जी ने गडकरी साहब को दे रखे थे, तब 44 सीटें, 62 में से 44 सीट्स इसी विदर्भ से मोदी जी ने जीती। लेकिन फिर ये जब झगड़े बढ़ने लगे, दूरियां बढ़ने लगी, तो 2019 आते आते जो सीटें थी 44 से 29 पर आ गई। और इस बार अगर आप लोकसभा का चुनाव देखें, उसके नतीजे देखें, सबसे बड़ा झटका अगर मोदी जी को लगा तो महाराष्ट्र में लगा, यूपी से भी बड़ा झटका। और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर नुकसान हुआ बीजेपी का तो ये विदर्भ का इलाका था, जहां कांग्रेस ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। और इसी इलाके में आज फिर 4 महीने बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। अब दोस्तों, विदर्भ में जहां 36 सीटों पे 36 सीट्स पर स्ट्रेट फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इस इलाके की जो इंपॉर्टेंस है आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि दोनों पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं इसी इलाके से। नितिन गडकरी को अगर आप अलग कर दीजिए तो बीजेपी के 2 बड़े नेता महाराष्ट्र के आज की तारीख में, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और बीजेपी के स्टेट चीफ महाराष्ट्र के चंद्रशेखर बावनकुले, इसी इलाके से आते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और कांग्रेस के भी जो 2 बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, जिसमें नाना पटोले हैं, बड़े चर्चित नेता हैं, कांग्रेस के चीफ हैं महाराष्ट्र के, वो भी विदर्भ से आते हैं। और जो नेता विपक्ष हैं कांग्रेस के, विजय वडेट्टीवार, वो भी इसी इलाके से आते हैं। आप कह सकते हैं कि सत्ता की जो चाबी है वो नागपुर में छिपी, उसी नागपुर में जहां आरएसएस का मुख्यालय है। अब दोस्तों, ये बात सही है कि कांटे की टक्कर है विदर्भ में, और अंदर की बात ये कि कांग्रेस भी थोड़ा सा डरी हुई है, बीजेपी भी सहमी हुई है। कांग्रेस को ये डर लगता है कि जिस तरह से पैसा बांटा जा रहा है, वोट टू वोट पैसा बंट रहा है, लिफाफे बंट रहे हैं, सरकारी योजनाओं में खातों में पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं पैसे का जो एक पावर प्ले है उसका एक असर है इस जगह पर। और अगर आप बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पिछली बार 4 महीने पहले दिया, और आज भी कांग्रेस का दबदबा है। उसकी वजह यह है कि जो किसान हैं, चाहे वो कपास के हों किसान या फिर वो सोयाबीन की खेती से जुड़े हों, बड़ी हालत ख़राब है, बहुत ही ख़राब हालत है। आगे मैं इस वीडियो में बात करूंगा, पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया। तो जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर बीजेपी घबराई हुई है, गडकरी तो एक फैक्टर है, और कांग्रेस को लगता है कि कहीं पैसा जो है वो ओवर प्ले ना कर जाए इस पूरे मामले में। सवाल ये है कि होने क्या जा रहा है विदर्भ में, कि मैंने पहले कहा कि जिसने विदर्भ जीता
वो महाराष्ट्र जीत गया। आज हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, महाराष्ट्र से आज ही लौटे हैं दिल्ली। उनकी बात सुनिएगा, कई खुलासे भी करेंगे। हमारे साथ नागपुर से प्रकाश पोहरे साहब होंगे, विदर्भ की आपको अंदर की जानकारी देंगे। 50 वर्षों से विदर्भ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं प्रकाश जी। हमारे साथ वेस्टर्न महाराष्ट्र में सतारा के पास हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधीर सूर्यवंशी। कुछ खबरें उनके पास भी हैं चौंकाने वाली, और एक पर्सपेक्टिव देंगे जिसमें चुनाव आयोग, मशीन, जोड़ तोड़, इन सब की बातें भी होंगी। उमाकांत लकड़ा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन मेहमानों के पास चलते हैं, महाराष्ट्र की बिग पिक्चर जानने की कोशिश करते हैं। टाइगर, पहला सवाल आप ही से, क्या आपको लगता है, आज मेरी एक बहुत ही सीनियर बीजेपी के लीडर से बात हो रही थी, महाराष्ट्र के बड़े चेहरे हैं, और उनका ये कहना था कि कोंकण में बीजेपी अच्छा करेगी, मुंबई भी ठीक है, उत्तर महाराष्ट्र भी सही है। उनका कहना है कि अगर हम विदर्भ जीते तो सरकार हमारी बन रही है। उनका एक आकलन है, बीजेपी का ये अपना आकलन है। टाइगर, क्या आपको लगता है कि गडकरी के गढ़ में बाजी फंसी है मोदी की? और अगर बाजी फंसी है तो विदर्भ में आपको क्या दिख रहा है? 62 सीट्स मैक्सिमम सीट सर, सबसे ज्यादा सीटें। जिसने नागपुर नहीं जीता, विदर्भ नहीं जीता, सरकार नहीं बनी उसकी। दीपक भाई, आप कह रहे हैं कि ये गडकरी का गढ़, मैं थोड़ा इसको आपको बता दूं। गडकरी का गढ़ तब होता जब गडकरी के हाथ में कुछ सूत्र होते। गडकरी का गढ़ तब होता जब गडकरी 2-4 लोगों को टिकट दिलवा पाते। गडकरी का गढ़ तब होता जब गडकरी को पूछ के कुछ किया जाता। सारे उम्मीदवार पहले फाइनल हो जाते, उसमें गडकरी दूर रहते, गडकरी को कोई पूछा तक नहीं जाता। और जब मामला बिल्कुल खराब हो गया और पहला सर्वे ये आया कि 50 के आसपास सीटों पे ही बीजेपी समेट रही है पूरे महाराष्ट्र में, तब जाके देवेंद्र फडणवीस 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहे और गुहार लगाते रहे गडकरी को, कुछ तो करिए। गडकरी ने कहा कि पूरा रायता फैल गया, मैं कहां समेटूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बताइए। और आप मुझे कह रहे कुछ तो करिए, क्या आपके पास भी मैंडेट है ये बोलने का? भाई, सारी चीजें तो अमित शाह ही तय कर रहे हैं। उसके बाद संघ भी उतरा और उसके बाद गडकरी को 50 सभाएं दी गई। उसमें विदर्भ की भी सभाएं हैं, विदर्भ में भी उन्होंने काफी सभाएं की, ऐसा नहीं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में उनका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन वो सभाएं वैसी ही है जैसी फॉर्मेलिटी, कि नेता को बोला जाके सभा लेना है, सभा लेना है। लेकिन टाइगर, फॉर्मेलिटी क्यों निभा रहे हैं गडकरी जी? अरे भाई, वो तो शेर है विदर्भ के। नहीं, शेर है, बोल भी रहे हैं, लेकिन बोल उस आदमी के लिए रहे हैं जो जानते हैं कि ये हार रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये टिकट भी गलत दिया गया है। उनको पता है कि ये जिनके साथ युति में है वो रोज गाली दे रहे हैं हमको जी, बोलते वो सभी के खिलाफ। आ रहा हूं जरा मैं तो। प्रकाश जी भाई, विदर्भ से टाइगर भी है, विदर्भ से आप भी हैं, विदर्भ में ही बाजी फंसी हुई है, विदर्भ में ही बाजी फंसी है। 36 सीटें हैं, 62 में से 36 सीटें हैं जहां सीधी डायरेक्ट फाइट, राहुल गांधी वर्सेस मोदी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। प्रकाश जी, 36 सीटों में आपको क्या लग रहा है? 36 सीटें हैं, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। बीजेपी जीती तो महाराष्ट्र जीत गई, कांग्रेस वहां जीत गई तो महाविकास आघाड़ी आ गई। क्या आपको लगता है कांटे की टक्कर है या थोड़ा महाविकास आघाड़ी को एज है? महाविकास आघाड़ी की सीटें तो विदर्भ में ज्यादा आएंगी, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं ना वहां पे कि जैसे 62 सीट्स है हमारे विदर्भ की, तो उसमें 32 या फिर 28 34, इतना 3 या 4 सीटों का फर्क पड़ेगा विदर्भ में। ये भी बात आप पहले समझ लीजिए, बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर हमारे विदर्भ में हो गई है। प्रकाश जी, अभी टाइगर ने कहा कि भाई बहुत हद तक ऐसा लगता है टाइगर को कि विदर्भ में कांटे की टक्कर है। आपको लगता है क्या नितिन गडकरी को अगर अमित शाह थोड़ी इंपॉर्टेंस देते, मोदी जी उनको चाय पिलाते, नितिन गडकरी को उनके घर जाते, नितिन गडकरी को थोड़ा मॉरल बूस्टअप करते, नितिन गडकरी अगर चाह जाते, तो क्या विदर्भ में एक बहुत बड़ी सीटों का हिस्सा, एक बहुत बड़ी संख्या में सीटें बीजेपी की झोली में डाल सकते थे नितिन गडकरी? क्या नितिन गडकरी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी मोदी जी को? 5-7 सीटों के ऊपर तो डेफिनेटली असर हो सकता था, यानी 5-7 सीटें ज्यादा आ सकती थी, यानी जो भी अभी 23 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें ये बढ़ोतरी हो सकती थी। लेकिन बात ऐसी है कि
उनको ये कहने का मॉरल बूस्टिंग का विषय नहीं है। नितिन गडकरी की हिम्मत और मॉरल तो काफी अच्छा बूस्ट है उसका, लेकिन अभी ऐसा है कि जब वो देखते हैं कि इन लोगों ने जो मेरी कदर करना चाहिए नहीं कदर करते, ही इज नॉट गोइंग वेरी सीरियसली। वो तो सिर्फ हमारे मराठी में कहते हैं कि सांग पाटला कुठे लिहू, यानी पटेल साहब बोलिए क्या लिखना है क्या करना है, तो बस वो हिसाब से जो पार्टी बोल रही है वो खुद का दिमाग खुद नहीं नहीं लगा तो रही। किसने कदर नहीं की? आप कह रहे हैं कि कदर नहीं की, किसने कदर नहीं की गडकरी की? नहीं नहीं, निश्चित रूप से ये अमित शाह ही है और मोदी जी है। अभी मोदी जी तो सामने आते नहीं है, ये तो सारे काम करने वाले जो महानुभाव है वो हमारे अमित शाह है। अभी पूरा चलाने वाले, सारा रायता फैलाने वाले आदमी कौन है बीजेपी के अंदर? एक ही आदमी है, अमित शाह। तो वो हिसाब से ये, और उसके बाद में गडकरी बोलता है कि भाई तुमने बिगाड़े हुआ खेल, मैं क्यों सुधरू, मुझे क्या लेना देना। वो अपने सर पे सेहरा बांधना नहीं चाहते, और इसीलिए खुद को सेहरा बांधना नहीं तो करके अभी तो हमारे मोदी जी भी अभी इंडिया से गायब हो चुके हैं, ये भी आपको मालूम पड़ा होगा। जी जी जी। हम्म। नहीं, हरियाणा में भी पहले चले गए थे, हरियाणा के चुनाव में भी मोदी जी पहले चले गए थे, और हम्म। यहां भी औपचारिकता निभा के महाराष्ट्र में मोदी जी ने महाराष्ट्र छोड़ दिया है, प्रचार खत्म होने से 3-4 दिन पहले ही। सुधीर जी, आपको क्या लगता है, आप लगातार महाराष्ट्र में हैं, क्या नितिन गडकरी, वो जहां आप हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में, वहीं सोलापुर सांगली में नितिन गडकरी भी घूम रहे हैं, क्या नितिन गडकरी को विदर्भ पे ही फोकस करना चाहिए था? क्या आपको लगता है, आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स 24/7 कवर करते हैं, नितिन गडकरी का जो से है बहुत कम है? क्या धीरे धीरे पर कतर दिए गए हैं नितिन गडकरी के महाराष्ट्र से? सुधीर जी, ऐसा आपको लगता है? धीरे धीरे क्या, मुझे लगता है पूरे पर कतर दिए उनके। पूरे पर? उनको अरे टाइगर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं परी पूरे कतर दिए। अभी बचा क्या है? अरे परफेक्ट है, बचा क्या है ना, उनको कोई पूछा जाता है ना कुछ किया जाता है। अब चुनाव के टाइम पे जब वो एकदम बुरा समय आ गया तो फिर अब सबे पत्ते खोल रहे, तो वो भी उनके गुहार लगा रहे, वो भी जैसा आदेश है तो जाके भाषण दे रहे। तो तो मुझे आपको लगता है विदर्भ में कि लग क्या रहा है, क्या आपको लग रहा है कि विदर्भ में कांग्रेस कमबैक कर सकती है, और जो परफॉर्मेंस लोकसभा में पिछले जून के महीने में जिस तरह का परफॉर्मेंस कांग्रेस ने दिया, स्वीप किया, क्या इस तरह की परफॉर्मेंस कांग्रेस देने जा रही है महाराष्ट्र में, आपको लगता है विदर्भ के एरिया में? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों का मोटा मोटी जो रुझान है विदर्भ में, मराठवाड़ा में, वो महाविकास आघाड़ी की तरफ है। मुझे लगता है ओके। एक दो सीट तो सही, लेकिन वो महाविकास आघाड़ी की ज्यादा रहेगी कंपेयर टू महायुति। गलती बिल्कुल ओके। उन्होंने गलती की है, सिर्फ कांग्रेस ने नहीं की है, एनसीपी शरद पवार ने भी काफी गलती की है। जो सीट पे लोग चुन के आ सकते हैं वो सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट फेंक दिए गए, ऐसे काफी सीटें मैं गिना सकता हूँ। तो गलतियां उन्होंने बिल्कुल जम के की है, लेकिन कैसे होता है कि लक उनके साथ में, लोग उनके साथ में, और महायुति की गलती ज्यादा कंपेरिजनली ज्यादा, इसलिए ओके। इनकी ठीक ठाक गाड़ी चल रही है। ओके। आपका कहना है कि सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह से उम्मीदवारों को चुना गया, उनको टिकट दिया, कहीं ना कहीं ये जो फैसले हुए ये गलत थे। ये बात टाइगर ने कही, ये बात प्रकाश पोहरे ने कही, इसी पर मोहर लगा दी सुधीर सूर्यवंशी ने। लेकिन तीनों आदमियों ने यह भी कहा कि भाई जो माहौल है, कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी का अभी भी लगता है, तो हो सकता है बम्पर सीटें ना आए विदर्भ में, लेकिन बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल सकती। लखेड़ा साहब, अगर मैं आपको ये पूछूं, छोड़िए विदर्भ की बात, छोड़िए मराठवाड़ा, छोड़िए, हम ज्योग्राफी की क्लास नहीं ले रहे, हम तो चुनाव कवर कर रहे हैं, तो अब ये बता दीजिए, चुनाव में लखेड़ा साहब अब तो 2 दिन रह गए हैं, क्या आपको लगता है कि महाविकास अघाड़ी कमबैक कर सकती है? जहां वो 4 जून को महाविकास अघाड़ी कड़ी थी, जहां महाराष्ट्र को स्वीप किया, झंडे गाड़ दिए शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने, राहुल गांधी ने, क्या इस बार भी परचम फहरा सकता है शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का और मोदी का? या आप हरियाणा की तरह यह कहना चाहते हैं कि भाई मोदी शाह को अंडर एस्टिमेट ना करो? ये आपका मुझे डायलॉग याद है, आपने कहा था हरियाणा की वोटिंग से 4 दिन पहले कि दीपक जी अंडर एस्टिमेट मत करिए मोदी शाह को। तो उस डायलॉग को आप रिपीट करेंगे, या आपको शरद पवार ठाकरे के मराठा जो एक उनका जो एक उनकी जो पर्सनालिटी है उस पर ज्यादा भरोसा है? बीजेपी की एक सूत्रीय कार्यक्रम है और कुछ नहीं है। जो मुझे महाराष्ट्र में बात हुई कि उनका ये है कि वो लार्जेस्ट पार्टी बन जाए,
भले ही अजीत पवार हार जाए कोई मतलब नहीं है, भले ही वो एकनाथ शिंदे पिछड़ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि रिपोर्ट है कि एकनाथ शिंदे पिछड़ नहीं रहे हैं, एकनाथ शिंदे पूरा मैदान में जमे हुए हैं और उन्होंने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बाकी पार्टियों में भी कर दी हैं। जहां कमजोर कैंडिडेट है चौकोर फाइट में, अभी हमारे मित्र लोग बता रहे थे कि इन्होंने 1 महीने का जो फायदा उठाया उसमें 60-70 सीटों पर मल्टी कॉर्नर फाइट कर दी है और उससे इलेक्शन में काफी कंफ्यूजन की स्थिति है। ये कौन जीतेगा कौन हारेगा, मन से हुआ, बाकी वंचित हो गया और ओबीसी हो गया। इनके कैंडिडेट भी चलिए साहब, लकेड़ा साहब मैं समझ गया आपके लहजे से लकेड़ा साहब मैं समझ गया कि आपका मानना है कि भाई मामला थोड़ा फंसा हुआ है। लकेड़ा साहब इशारा कर रहे हैं, बंद अल्फाजों में कह रहे हैं कि भाई मल्टी कॉर्नर फाइट है, 4 कोनों की फाइट है, कुछ भी हो सकता है। तो लकेड़ा साहब ने एक हिंट दी कि भाई फाइट टफ है और एकनाथ शिंदे हो, भाई किसी कोई पैसा खर्च हो रहा है, लिफाफे पहुंच रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही पर्दे के पीछे। तो लकेड़ा साहब को थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ा सा डाउट है और इसलिए ये क्लियर कट लकेड़ा साहब नहीं बोल रहे। लकेड़ा साहब एम आई राइट सर? थोड़ा सा डाउट है आपको? नहीं, लकेड़ा साहब को डाउट नहीं है। लकेड़ा साहब जो बोल रहे हो बहुत कंफर्म है। मैं अभी आज ही सुबह आया हूँ मराठवाड़ा और खानदेश से। दीपक भाई 10,000 रुपए तक प्रति वोट देने की बात हो रही है। ओहो, मटन पार्टी और दारू पार्टी ऐसी चल रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या 10,000 रुपए पर वोट? मैं बता रहा हूँ आपको। अरे इतना तो शेयर मार्केट से नहीं मिलता साहब। मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ आपको। 3400 करोड़ रुपए कंटेनर से आया है गुजरात के उद्योगपति द्वारा, जिसका मुंबई में जबरदस्त इंटरेस्ट है। जहां लाखों करोड़ रुपए स्टेक पे हो, वहां आप क्या कह रहे हैं कि 10,000 रुपए परिवार को या 10,000 रुपए पर वोट? टाइगर बहुत क्लियर करिए ना। पर वोट आप 1 लाख रुपए ले लीजिए। अरे 10 लोग हैं तो 1 लाख रुपए ले लीजिए और चले जाइए, क्योंकि अब जहां करोड़ों की बात हो रही है, खो की बात हो रही है, वहां आप पैसे का कोई रहा नहीं। मटन दारू पार्टियां कब से चल रही है आप सोच भी नहीं सकते। चुनाव आयोग मजाक कर रहा है चॉपर भेज के। अरे एक चॉपर में 500 के नोट भी भरे जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काम कम पड़ जाएंगे। इतना पैसा कंटेनर से गया है पैसा महाराष्ट्र में। आज महाराष्ट्र की इतने कॉस्टली चुनाव मैंने कभी नहीं देखे। नारे कॉइन हो गए हैं। मैं कल उसमें था धुलिया ग्रामीण में, वहां कुणाल पाटिल कांग्रेस की चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे नारे लग रहे हैं, खावा कोणाचंही मटन, दाबा कुणालचं बटन। मतलब किसका भी मटन खाओ और कुणाल का बटन दबाओ। जब मटन दारू पैसा नारों में आ जाता है तो आप समझ जाइए उसका चलन कितना चल रहा है। नहीं, लेकिन आपको लगता है महाविकास अघाड़ी को तमाम विषमताओं के बावजूद एज है? पब्लिक का मूड क्या है? एज है क्योंकि जितनी गंदगी महाविकास में है उससे ज्यादा 4 गुना गंदगी महायुति में है। ओके, यहां तो अंदरूनी कम से कम पब्लिकली नहीं बोलते, पब्लिकली तो एक साथ है, वहां तो पब्लिकली भी एक साथ नहीं है। एक दूसरे के स्टेज पे नहीं आते, खुल के एक दूसरे को गाली देते हैं और बोलते हैं हम युति है। कौन सी युति है भाई? युति ऊपर नहीं तो नीचे, नीचे नहीं तो ऊपर, कहीं तो दिखनी चाहिए। लोकसभा में ऊपर दिख रही थी, नीचे नहीं थी, तो आप निपट गए। यहां तो ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। तो यहां हर एक का इंडिविजुअल महायुति के जो नतीजे होंगे, ये हर एक की अपनी औकात होगी। वह एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लखेड़ा जी सही कह रहे हैं कि बीजेपी का मेन फोकस है कि सबसे बड़ी पार्टी उभारना, लेकिन बीजेपी यदि 100 क्रॉस नहीं करती तो बीजेपी का बड़ी पार्टी होना कोई मायना नहीं रखता। बीजेपी आज भी मुझे 70 और 80 के बीच में झूलते हुए दिखाई देती है। आज भी वो 100 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर रही। तो क्या बीजेपी अपने बलबूते पे, बीजेपी अपने बलबूते पे 100 क्रॉस करेगी तब रेस में होगी। फडणवीस का चेहरा काम नहीं आ रहा। मैं भीड़ में, अरे फडणवीस तो सबसे बड़े विलन है। फडणवीस, मोदी जी कहते हैं वंडर बॉय है, आप कह रहे हैं मोदी जी। अरे भाई, जब आप फडणवीस बोलते हैं मोदी जी मुस्कुराते हैं। प्रधानमंत्री को लोग विश्व गुरु कह रहे हैं तो आप विश्व गुरु थोड़ी मानोगे। आप मानोगे, हम तो नहीं मानते। विश्व में क्या छिछा लेदर होती है देश की, हम नहीं जान रहे क्या? मानने में क्या है? आप मुझे टाइगर बोलते हो तो कल से क्या मैं कच्चा मांस खाना लगूं क्या? बोलने में और होने में बहुत फर्क होता है। अब आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री की हर सभा
बीजेपी को डैमेज करके जाती है। प्रधानमंत्री की हर सभा तो इसीलिए फडणवीस 3-4 दिन पहले ही मोदी जी ने बाय बाय कर दिया महाराष्ट्र को, इसीलिए कर दिया। भाई मोदी जी ने इसीलिए नहीं अभी गए। परसों, अरे मोदी जी ने अभी कल परसों फिर बोला कि महाविकास आघाड़ी आएगी तो महाराष्ट्र भीख मांगेगा, बूंद बूंद के लिए तरसेगा। ये महाराष्ट्र की अस्मिता है, महाराष्ट्र भीख मांगेगा। अरे कोई भी सरकार हो, महाराष्ट्र इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देता है, ये देश चलाता है महाराष्ट्र। क्या बात कर रहे हैं आप? फाइनेंशियली सबसे ज्यादा जीएसटी हमारे यहां से जाता है, और आप हमको धमकी दे रहे हो कि भीख मांगेगा। आप कह रहे हो बूंद बूंद की तरसेगा। हरियाणा में क्या किया? 70% हरियाणा के लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का डाटा रिलीज हुआ परसों के दिन, मैंने पढ़ के सुनाया था। पिछले 2 साल में 25 लाख लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन गए हैं हरियाणा में। भीख तो हरियाणा के लोगों से मंगवा रहे हो आप, जहां डबल इंजन की सरकार है। तो ये बातें लोगों में चुभती है। टाइगर, अब वोटिंग के दिन बहुत कम रह गए हैं, तो मुझे लगता है एक लाजमी सवाल जो है वो पूछना चाहिए, और एंकर का हक है कि वो अपने एक्सपर्ट से, पैनलिस्ट से कहे जो महाराष्ट्र घूम रहा हो। तो मेरा तो हक है और लाजमी भी है कि मैं आपसे ये पूछूं आखिर में कि भाई महाराष्ट्र के चुनाव में कौन आगे चल रहा है? क्या महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है या मोदी और शाह आगे चल रहे हैं? महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी अभी भी आगे चल रही है, अभी भी आगे चल रही है। महायुति के पैरों में, जैसा हमारे यहाँ क्या होता है, कोई एक आध बैल जो होता है बहुत बदतमीज हो जाता है, तो उसके गले में इतना बड़ा लकड़ी का वो वो लकड़ी बांध देते हैं ताकि वो भागे तो लकड़ी उसके पैरों में लगेगी। तो बीजेपी के गले में जो अटका हुआ मामला है, जो लोड अटका है, जिसको बीजेपी को भागने नहीं दे रहा है, वो नाम है अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी। ये तीन यदि चुनाव से बाहर हो जाते तो बीजेपी के पुराने लोग सत्ता में उतरते मैदान में, तो शायद कुछ हो जाता। प्रकाश जी, एक तो अब नितिन गडकरी पे क्या बात करें, एकनाथ खड़से पे क्या बात करें, क्या उद्धव ठाकरे पे बात करें? सीधे सीधे ये बता दीजिए, 2 दिन बचे। कल आपने इस सवाल जो है डक कर दिया था, कल आपने सवाल का जवाब नहीं दिया था, और मुझे लगता है जो आपकी लायन पर्सनालिटी है उसको सूट नहीं किया जवाब। आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं सवाल, द लायन ऑफ विदर्भ, कि क्या इस वक्त महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है या इस वक्त महायुति, जिसे एनडीए कहते हैं, एनडीए आगे है? मिस्टर प्रकाश पोरे। नहीं, चल तो रही है, महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है दीपक भाई, उसके बारे में कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या था कि जिस तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर वन साइडेड चल रहा था, सिर्फ 2 सीटें उनको दिया इसमें से 10 में से जी, तो ये रिपीट होना चाहिए था। लेकिन अभी रिपीट क्यों नहीं हो रहा है कि जिसका जिक्र अशोक ने किया कि ये सीटें बांटने में कांग्रेस ने गड़बड़ कर दी और एडजस्टमेंट कर लिए, तो ये हिसाब से सारा का सारा मामला बिगड़ रहा है। तो जैसे समझ के कि भाई जो आदमी चुन के आ सकता है उसको दो ना तुम। देखिए, मैं आपको और एक बात बताता हूँ, जिस तरीके से कल शरद पवार साहब का है, और उन्होंने आज के घड़ी के अंदर, मैंने आपको ये भेजा है आपकी इसके अंदर, उन्होंने एक बहुत ज्यादा अच्छा भावनिक अपील किया है लोगों से कि आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने वो अपील के अंदर बोला है कि धर्म के नाम पे ये मनुवाद को नजदीक कर रहे हैं, ये हर जाति के अंदर जहर फैला रहे हैं, दंगे फैला रहे हैं, ये लोगों के बीच में असुरक्षितता का वातावरण कर रहे हैं। चलिए भाई प्रकाश जी, आप कम से कम आज आपने कुछ तो बोला, और आपने कहा कि साहब महाविकास आघाड़ी जो है, आपको लगता है कि वो आगे है, थोड़ा सा टिकट का बंटवारा अच्छा हो जाता तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस से आप बोलते, लेकिन फिर भी आपने कहा कि महाविकास आघाड़ी को अजय। सुधीर जी, क्योंकि आप लगातार सबसे ज्यादा, अगर मैं देख रहा हूं, एक सीट से दूसरी सीट, एक जिले से दूसरे जिला, एक तालुका से दूसरा तालुका, लगातार आपका जो है महाराष्ट्र में भ्रमण चल रहा है। आपको क्या हवा का रुख दिख रहा है इस वक्त? अब तो वोटिंग के दिन तो बस गिनती पे रह गए। नहीं, देखो दीपक जी, महाराष्ट्र में मैं जब घूम रहा हूँ तो मोटा मोटी 3-4 चीजें उभर की आती है। तो यहाँ का जो मेन कास्ट है, मराठा, मुस्लिम और दलित जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में है। ओबीसी में जो कुछ धनगर हो, माली हो, तेली हो, वो थोड़ा बीजेपी के फेवर में, लेकिन उसमें भी किसान के नाम पे सेंध हो रही है, क्योंकि जो सोयाबीन का किसान है, कपास वाला किसान है, गन्ने वाला किसान है। आज मैं हल्दी पट्टे में घूम रहा था, तो वहां पे हल्दी का जो रेट है
वो आज 6,000 से लेके 7,000 पर क्विंटल है। वही रेट 4 साल पहले वो 10,000 से 15,000 पर क्विंटल था। तो ओहो। उनका कहना था कि सर, कपास के लिए प्रोटेस्ट होता है, दूध के लिए प्रोटेस्ट होता है, ओनियन के लिए होता है, लेकिन हल्दी के लिए कोई प्रोटेस्ट ही नहीं करता। तो हम किसके पास हमारी व्यथा रखे। दूसरी अहम चीज उन्होंने बताई, जो दूध का जो भाव है यहाँ पे 28 पर लीटर दूध बेचा जाता है, और जो उद्धव ठाकरे के जब गवर्नमेंट थी तो 38 रुपये पर लीटर था। ओके, जो 38 था। हाँ, जो एनिमल फीड है उस टाइम पे 1,200 रुपये था पर बैग, अभी 1,700 रुपये हो गया। तो एनिमल फीड बढ़ गया, दूध का भाव घट गया। तो अब ये तो कैसे, जो एक आदमी ने 10 गाय ली थी, बेचारे ने लोन लिया था, वो बोले मुझे 10 की 10 गाय बेचनी पड़ी, 2-3 लाख रुपए कर्जा गए ऊपर से, अभी कैसे कर्जा चुकाए। ये सभी बातें किसानों में चल रही है। तो उसके वजह से थोड़ा बिल्कुल बैकलैश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। लेकिन ये भी बात है, जिस पार्टी का कैंडिडेट मजबूत है, जैसे अजित पवार के दो कैंडिडेट यहाँ पे मजबूत है, उनके सामने बिल्कुल कच्चे कैंडिडेट दिए गए हैं, तो वो कैंडिडेट जीतने की ज्यादा संभावना है। बीजेपी का एक कैंडिडेट, वो जीतने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और कैंडिडेट जो सिलेक्शन है, उनमें काफी ब्लंडर, गलतियां शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस उन्होंने किए। लेकिन एक लोगों का रुख महाविकास की तरफ है, क्योंकि वो उनको लगता है कि महाविकास की गवर्नमेंट आएगी तो उनका दूध के लिए भाव मिलेगा, हल्दी के लिए भाव मिलेगा, कपास के लिए मिलेगा, सोयाबीन के लिए मिलेगा। एक होप से उनकी तरफ देख रहे। चलिए, खैर बात सही है आपकी कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन लखेड़ा साहब, जिसको जीतना होता है तो गलत टिकट बांट के भी जीत जाता है। 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इतने गलत टिकट बांटे थे कि हर जगह, हर पार्टी ऑफिस, हर जिले के बीजेपी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, जूते ला चल गए, लेकिन बीजेपी जीत गई। तो टिकट तो खैर चलिए गलत बंटता है, लेकिन आपको क्या लगता है, अगर हम टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन को, थोड़ा पैसे को, कि भाई पैसा चल रहा है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको अलग कर दें अगर, तो क्या आपसे मैं पूछ सकता हूं कि ये जो बैटल है, ये महाविकास आघाड़ी जीतने जा रही है, या आप आज भी और अभी भी आप यही कहेंगे कि नहीं साहब, मोदी शाह है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे भरोसा नहीं मशीनों पे? देखिए, एक बात स्टेबलिश हो गई पूरे देश के लोगों में, हरियाणा का जो इलेक्शन है, कि आपके पास कुछ नहीं है, उसने कहा मेरे पास माँ है। तो इनके पास इलेक्शन कमीशन है, मशीन इनके पास, इनके पास इलेक्शन कमीशन है। अगर ये सारी जगह देखिए पैसा बढ़ रहा है, अभी टाइगर ने बता दिया, बेहिसाब रुपया बढ़ रहा है, दिल्ली तक उसकी रिपोर्ट है। लोगों को जहां कैंडिडेट नहीं मिले, 4,000, 6,000, 300, 500 वोट लेने वाले को भी पैसा देके खड़ा करवा दिया, मल्टी कॉर्नर फाइट। ये मनसे ने जो खड़ा किया है कि इंडिया अलायंस के वोट कटेंगे, और उसके बाद किसको फायदा हो रहा है? उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा होगा। अगर किसको फायदा, जहां जहां मनसे के कैंडिडेट खड़े हैं वो देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे ने खड़े किए हैं। तो इलेक्शन जो है ना, मोदी गुजरात लॉबी और मोदी अमित शाह एंड सन्स जो भी है एंड कंपनी, इनका एक फॉर्मूला है, ये कई प्लान बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। इनका ये है कि अगर आप जीत नहीं रहे हैं, महायुति अगर जीत नहीं रही है, तो लोगों को हरा दो, तो कुछ आपको 5-10 सीटें हरा दो। और मेरा जो आकलन है कि 40-50 सीटों पर बड़ा कांटे का मुकाबला है महाराष्ट्र। टाइगर, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं कि लखेड़ा साहब को सिस्टम पर एतबार क्यों नहीं हो रहा? ये कह रहे हैं कि साहब महाविकास आघाड़ी तो जीत रही आगे है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मशीनों पर एतबार नहीं है, मुझे सिस्टम पर एतबार नहीं। मैंने कहा मशीनों का एतबार का एक लिमिट है। लोकसभा चुनाव में 700 से ज्यादा सीटें हैं, लेकिन वहां सिर्फ 79 सीटों पे, 79 सीट्स पे गड़बड़ हुई थी, उसमें से 60 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हरियाणा में भी 8, 10, 12 मशीनों पे खेल हुआ है। 90 सीटों पे 12 मशीनें बहुत, 90 सीटों पे 12 सीटें मायने रखती है। महाराष्ट्र में 288 खेल है, 288 में 4-5-10 सीटों पे कर भी दिया मशीनों का खेल। इसीलिए मैंने कहा मशीनों का खेल कहाँ होता है दीपक भाई, जहां मार्जिन छोटे होते हैं, जहां मार्जिन 30-30 हजार के होते हैं, वहां मशीनों का खेल नहीं हो सकता, वहां मशीन नहीं कुछ कर सकती। तो मार्जिनों का खेल में, इसीलिए मैं लगातार, हम भी बोल रहे हैं मतदाताओं को कि मतदान ठीक से करें। नहीं, आप लखेड़ा साहब के साथ खड़े हैं या लखेड़ा साहब का विरोध कर रही है, बताइए?
नहीं नहीं, लकड़ा साहब, अरे भाई अच्छा बात करें, क्या लकड़ा साहब ने क्या बीजेपी और मैं क्या कांग्रेस की तरफ से हूँ, क्या विरोध कर रहे हैं? नहीं, लकड़ा एक साहब ने जो अपना एक्सपर्ट परसेप्शन दिया, मैंने ये कहा, लकड़े साहब ने मैंने तो खुद ही कहा आपको कि एक बीजेपी के नेता ने मुझे बोला कि उन्होंने देखा कि हालत पतली है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने बोला कि अब तो भैया चुनाव आयोग ही संभालेगा हमको। चुनाव आयोग संभालेगा का मतलब क्या है? ठीक है, ओके मछलियों का ओके खेल ओके करेगा। फाइन। ये तो लकड़ा साहब के पहले मैं बोल चुका हूँ, लकड़ा साहब ने भी वही बोला, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि पूरा खेल उस पे नहीं होगा। मुझे एक आशंका ये भी है, जब मैं घूम रहा हूं, मैं जब बीड़ गया तो मैंने देखा कि 3 उम्मीदवार इंडिपेंडेंट वहां जीत जाएंगे। यह हालत ओके। है। प्रकाश पोरे साहब ने कहा कि महाविकास अघाड़ी उनको आगे दिखती है बावजूद खराब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के। और टाइगर का भी कहना है कि भाई महाविकास अघाड़ी लगती है, दम है, लेकिन इंडिपेंडेंट भी इसमें कहीं ना कहीं डिसाइसिव हो सकते हैं, निर्दल उम्मीदवार। लेकिन उमाकांत लखीड़ा जी का कहना है कि भाई महाविकास अघाड़ी भले ही अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो वर्डिक्ट नहीं देंगे, वो ये नहीं बताना चाहते कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, क्योंकि उनको सिस्टम पर एतबार नहीं। ये लखेड़ा साहब ने लाइन दी कि मुझे सिस्टम पर एतबार नहीं है, थोड़ा सा मुझे संदेह है बहुत सी चीजों पर। अब उसमें मशीनें भी हो सकती हैं, सरकारी जो है पूरा अमला भी हो सकता है। तो लखेड़ा साहब ने इस पर कुछ नहीं बोला, हालांकि वो मानते हैं दिल से कि महाविकास अघाड़ी आगे होगी। अब हो सकता है कि हरियाणा का कुछ कहीं ना कहीं एक लोगों की सोच में हरियाणा का जो अप्रत्याशित दोस्तों नतीजा था, उसका इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं अभी भी, कि लोगों को एतबार नहीं हो रहा कि जीती हुई बाजी कैसे कांग्रेस हार गई, उसके पीछे क्या खेल था। तो उनको लगता है कि महाराष्ट्र में भी मोदी शाह ऐसा ना कर दें। ये इस तरह की आशंकाएं हैं, एप्रीहेंशन हैं। लखेड़ा साहब, बेबाकी से बात करने का आपका शुक्रिया। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने कहा कि नहीं महाविकास अघाड़ी मुझे आगे दिखती है। टाइगर ने कहा कि मुझे इंडिपेंडेंट की खिचड़ी दिखती है, कि एक खिचड़ी जो है इसने रायता फैला दिया, इंडिपेंडेंट्स कहीं डिसाइसिव ना हो जाए। और सुधीर सूर्यवंशी ने कहा था कि भाई कहीं ना कहीं जमीन पर महायुति बहुत स्ट्रांग उनको नहीं दिखती, यानी एडवांटेज महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया लाइन से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान आए, और मैं सुधीर सूर्यवंशी का भी शुक्रिया करता हूं जो कुछ देर पहले तक हमारे साथ सतारा से, महाराष्ट्र से जुड़े थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।